हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को डिस्कस करने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो में हम इसका सिर्फ बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे और आपको पता है इसका बेसिक पार्ट हम इतनी अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसमें हर एक छोटी छोटी वो बात बताने की कोशिश करूंगा जो भी आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो, वो सभी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि सिर्फ आज की ही वीडियो देख के आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और आप जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व कर पाओ। और यही इस चैनल का मेन मोटिव है कि आप जब भी कोई चीज़ समझो उसको आप खुद से सॉल्व करने के काबिल बनो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आपको पता है हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। अब इस वीडियो को ना हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट आर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसके बाद सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे दी डेरिवेटिव कनेक्शन की उनका डेरिवेटिव के साथ किस तरह से कनेक्शन है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर है। अब उसके बाद लास्ट में आपको मैपिंग और वे, मतलब आपको एक वे देने से, मैपिंग या वे से मेरा मतलब होता है कि आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ जिससे आप उसी तरह से सोचो और क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करो और आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो ये मैंने आपके लिए टेंजेंट की डेफिनेशन लिखी है। मुझे पता आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि टेंजेंट क्या होती है। ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ कर्व बट डज नॉट क्रॉस इट। मतलब अगर कोई भी टेंजेंट लाइन में स्ट्रेट लाइन होती है, मान लो ये कर्व है, तो ये जस्ट इसको एक पॉइंट पे टच करे यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर कोई लाइन जो है वो इस तरह से क्रॉस कर देती है, क्रॉस का मतलब अगर उसके बीच में से पास हो जाती है तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोलते। टेंजेंट क्या करती है, सिर्फ टच करती है कर्व को एक पॉइंट पर। अब सेम वे से नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नॉर्मल के बारे में बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन कर्व। अब यहाँ पर फिर से कर्व है, तो अगर ये कर्व पर मैं एक लाइन बनाऊं जो कर्व के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो ये मैंने जस्ट अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, बट हमें डेफिनेशन इसलिए लिखिए ताकि आपको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो। और जब आपको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी होगी फिर हम इसको डेरिवेटिव से जोड़ सकते हैं और फिर जो उसकी आउटपुट निकलेगी ना, और फिर जब आप क्वेश्चंस को धड़ाधड़ खुद से ही करोगे तब आपको पता लगेगा कि बेसिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन लिख के बता दिया। अब एक बार इसको विजुलाइज भी करते हैं। अब देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाई हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कर्व है। अब कर्व ऐसा नहीं कि ऐसी ही होगी, कर्व किसी भी शेप में हो सकती है। तो वहाँ पर ये जो लाइन है ब्लू में, ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब सेम वे से ये कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने ब्लैक में बनाया है। अब ये एक लाइन है जो कि इसको, मतलब कि कर्व को परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है बी पर। यहाँ पर ये ए पे टच कर रहा है, यहाँ पर ये बी पे इसको परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है। ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बनाई है। अब इसका एक खास पर्पज़ है। देखो, आपको पता है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कर्व है, अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे, यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे, यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग से होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग से होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग से होगी। सेम वे से अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है। तो नॉर्मल भी सभी जगह पर अलग अलग हो सकता है, टेंजेंट भी सभी जगह पर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारी कर्व किसी भी शेप में हो सकती है। तो इसको बनाने का पर्पस क्या है कि अगर एक ही पॉइंट पर टेंजेंट जो है, ई पॉइंट पर टेंजेंट बन रही है, अगर उसी पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये टेंजेंट और नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मुझे आपको यही समझाना था कि ऐसा नहीं बोल सकते कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि टेंजेंट हो सकता है, देखो हो सकता है कि ये जो कर्व है यहाँ पर टेंजेंट है और यहाँ पर इसका नॉर्मल बन रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, वो किसी खास पॉइंट पर,
ये हम बोल सकते हैं कि सेम पॉइंट पर क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर आपको क्लियर हो जाएं तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सब कुछ मैंने लिख लिया, टेंजेंट नॉर्मल की डेफिनेशन, डायग्राम भी बना ली। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से क्या सीखा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये दो ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी हैं। देखो ऑब्जर्वेशन लिखने का मतलब क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स बोथ आर स्ट्रेट लाइंस। अब देखो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं ये ना लिखता तो हो सकता है कि ये बात आपके माइंड में से स्किप हो जाती, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बट लिखने का मतलब यही है कि आप इस चीज़ पर गौर करो कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स बोथ क्या होते हैं, दोनों क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइन। अब सेम वे से जो मैंने यहाँ आपको बताया था, एट सेम पॉइंट टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर पॉइंट सेम होगा, जैसे यहाँ पर ई है, तो अगर हम सेम पॉइंट पर टेंजेंट बनाएं और सेम पॉइंट पर नॉर्मल बनाएं तो वो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या करना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन कैसे इसकी लिखेंगे, अब इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है स्ट्रेट लाइन से, आपको पता है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस। अब आपको याद होगा हमने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस। अब उसके अंदर भी हमने काफ़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन की काफ़ी इक्वेशंस पढ़ी थी। बट आप प्लीज़ घबराना मत कि पता नहीं स्ट्रेट लाइन तो हमें आती नहीं है तो हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रेट लाइन का कौन कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होने वाला, जस्ट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो लास्ट पेज पे ना हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, और स्ट्रेट लाइन में हमने बेसिकली क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने की काफ़ी सारी इक्वेशंस की थी। अब इसको करवाने से पहले बता दूं, प्लीज़ घबराना मत कि हमें सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज होनी चाहिए, और जस्ट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ। रिकॉल से मेरा मतलब कि अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ कि ऐसा कुछ आपने +1 में पढ़ा था और थोड़ा बहुत हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहली पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें एक पॉइंट गिवन होता है और एक स्लोप गिवन होती है, तो हम लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप आपको पता ही है, y इंटरसेप्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई कर्व है, अगर कोई कर्व y एक्सिस को कट कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। सेम वे से अगर कोई कर्व x एक्सिस को कट कर दे उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, जो हमारी नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ये नॉर्मल फॉर्म है, थीटा जो होता है, जो एंगल बनाता है नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, मतलब ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये लाइन है, ये डिस्टेंस कितना है p, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं ये वैसे ही बता रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें जस्ट लाइन की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और उनमें से भी अगर इस पर भी मैं थोड़ा सा फिल्टर और लगाऊं, फिल्टर से मेरा मतलब अगर इसमें से भी मुझे कुछ सेलेक्ट करना हो तो मैं सिर्फ पॉइंट स्लोप फॉर्म को ही सेलेक्ट करूंगा। इसी के बिहाफ पर हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी पर्टिकुलर है कि इसमें इंटरसेप्ट होना चाहिए, इसमें y और x इंटरसेप्ट दोनों होने चाहिए, और इसमें एंगल वगैरह होना चाहिए। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की यही इक्वेशन है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है, बट इतना कोई टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये शायद ही यूज़ हो, ये वाली जो है ये शायद ही यूज़ हो, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम मेनली यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें जो मेनली जो यूज़ हो रहा है ना वर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप ऑफ लाइन। वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट है। देखो इससे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, अब इसमें स्लोप है, अब स्लोप को मैं डेरिवेटिव से जोड़ दूंगा, जिस तरह से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जोड़ा था। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जस्ट थोड़ी सी नॉलेज हम स्लोप के बारे में मतलब कि कलेक्ट कर लेते हैं, आपको जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ। अब देखो पहले स्लोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको पता है जैसे कोई स्लोप है, तो बेसिकली स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मैं स्लोप का मतलब आपको समझाना चाहूँ, स्लोप का मतलब होता है ढलान, कि वो कितने एंगल पर जो लाइन है या कुछ भी है वो
जो कर्व है वो कितने एंगल पर झुकी हुई है। जैसे अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो मान लो ये कोई कर्व है, तो अगर इसकी मैं स्लोप बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितने एंगल पर देखो स्लोप को हम कैलकुलेट, देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, कि वो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है उससे हमारी ढलान कितनी है, कितने एंगल पर वो झुका हुआ है या बना हुआ है, ठीक है। अब स्लोप को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, टैन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पर टैन थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, स्लोप। अब सेम वे से अगर इसी लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एंगल ना पता हो, तो हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके भी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको, ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा और ये मैंने वैसे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर भी बताया था कि स्लोप बोलते किसको, ढलान को, और स्लोप को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तीसरा तरीका भी पढ़ेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्लोप के बारे में जो भी मैं ऑब्जर्वेशंस ले सकता हूँ या जो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सब कुछ इस चैप्टर में यूज़ होगा। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, मैं ये भी कह के यहाँ पर निकल सकता हूँ कि ये सब कुछ आपको पता है, बट मुझे होता है कि आपको बेसिक्स वाली वीडियो में वो सब कुछ मिले जो आपको आगे जाके एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। अब कैसे, अब देखो, ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक लाइन है, अब उसका जो एंगल बन रहा है, मान के चलो, या ऐसा करो, इसको ऐसे ना मत करो, इसको ऐसे मत करो, ठीक है। अब ये कोई लाइन है ऐसे करके, ठीक है, तो हो सकता है कि इसका एंगल कितना बन रहा है, 45। तो इसकी मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूँगा, कितनी है, 1। अब इसके एक पैरेलल लाइन बनाते हैं हम। अब ये मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। आपको पता है अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये 45 एंगल बना रही है तो ये भी 45 बनाएगी, तो आपको पता है ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, वो भी 1। तो मैंने वही लिखा है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल टू -1, कि अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रेड में मैंने स्लोप लाइन बनाई है जिसकी स्लोप कितनी है, जिसका टैन थीटा कितना है, 45, और ये परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है ये 45 है, ये ट्रायंगल बन रही है तो ये एंगल भी 45 होगा, और ये वाला, ये टोटल एंगल कितना होता है, 180, तो यहाँ पर होगा 135। तो यानी कि इस एंगल को मैं कंसीडर करूँगा थीटा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यही एंगल बन रहा है। तो यानी कि इसका एंगल, रेड वाली की जो स्लोप है, रेड वाली जो लाइन है उसकी स्लोप आएगी 1, और जो ब्लैक वाली है उसकी स्लोप कितनी आएगी, tan 135। अगर आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप लिख सकते हो 90 + 45, ठीक है। मैंने आपको बताया था 90 और 45, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, tan किस में चेंज होगा, कॉट में। ये कौन सा कॉट है, 90 + थीटा सेकंड में कॉट, tan क्या होता है, नेगेटिव, कॉट 45 1 होता है, मतलब -1। तो अगर इन दोनों की, ये मान लो m1 है, ये m2 है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा, -1, और ये हमेशा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। अब ये आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप कितनी होगी, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। अब ये जो लाइन, ये मतलब कि मैंने एक लाइन बनाई है, ये देखो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल है, तो इसका एंगल इसके साथ कितना बन रहा है, 0। इसके साथ कोई एंगल ही नहीं बन रहा। हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं ना, तो tan 0 कितना होता है, 0। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, 0। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इफ़ एनी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी, देन इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अब इसको मैं आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। तो देखो, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है,
ठीक है। अब वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगी और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसकी स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताने की कोशिश की है, इन सब से आपने डरना नहीं है, इसका जस्ट बेसिक सा कंसेप्ट यूज़ होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसको ही क्यों यूज़ करना है वो हम आपको आगे जाके नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब इसमें स्लोप का कंसेप्ट यूज़ हो रहा था, मैंने आपको वो समझाया कि स्लोप को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अब उसके बारे में, स्लोप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी। अगर दो लाइंस पैरेलल है स्लोप्स इक्वल है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसकी स्लोप कितनी है, 0, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप कितनी है, नॉट डिफाइंड। तो ये सभी बातें आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट पेज पे ना इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखते हैं, क्योंकि अब हम स्ट्रेट लाइन को समझ चुके हैं और फिर उसको डेरिवेटिव से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ना मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी है। अब क्यों लिखी है, देखो पहले मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में समझाया, फिर मैंने वहाँ से मैं पता लगा कि वो दोनों क्या हैं, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो वहाँ से फिर मैंने स्ट्रेट लाइन आपको करवाई, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली आपको पता है ये कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको पता है एक्स नॉट और वाई नॉट, यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट मैंने पॉइंट लिख लिया। अब एम टी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेम वे से उसी पॉइंट पे नॉर्मल वाई माइनस वाई नॉट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर एक और बात हम कर सकते हैं, आपको पता है सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल आर perpendicular, since tangent and normal are perpendicular to each other at p x naught y naught। और लास्ट पेज में मैंने आपको समझाया था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं देन एम टी इंटू एन, मतलब उन दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -1, विच एम्प्लाइज एम एन को मैं लिख सकता हूँ -1/mt, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट -1/mt x माइनस एक्स नॉट। अब ये लिखना जरूरी है। अब क्यों, अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, मतलब इन सब का डेरिवेटिव से कनेक्शन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम समझ गए क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम समझ गए क्या है, अब इसका डेरिवेटिव से हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, वो कौन करवाएगा, आपको पता है स्लोप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कि डेरिवेटिव हमें क्या देता है। ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब देखो ये है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नोट्स, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमने क्या सीखा था कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया C और उसके कॉरस्पॉन्डिंग FC, ठीक है। तो अगर मैं C से थोड़ा सा दूर, जैसे C प्लस H कोई पॉइंट लूँ, तो वहाँ पर C प्लस एच और F ऑफ C प्लस एच, थोड़ा सा पीछे पॉइंट लूँ C माइनस एच, F ऑफ C माइनस एच। अब ये जो H है ये इतना पास है, H अप्रोचेज टू 0, ये जो R पॉइंट है ये ऑलमोस्ट P के पास, ये Q पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट P के पास है। और यहाँ पर अगर मैं दोनों की, इसकी और इसकी स्लोप निकालूं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, और उस पर लिमिट लगाऊं, तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, सेम। तो मतलब यहाँ से हमारा मतलब यही बनता है कि डेरिवेटिव हमें हमेशा क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ऐसा करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस से चलते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यही हमारा डेरिवेटिव का कनेक्शन है। मतलब जब भी हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि स्लोप मतलब m को कैलकुलेट करने का एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एक तो हो गया tan थीटा वाला, एक हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और अगर हमें डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है तो डेरिवेटिव एट
एक्स नॉट वाई नॉट, कोई भी जो गिवन पॉइंट होगा। अब ये लिखना जरूरी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स नॉट। अब पॉइंट लिखना क्यों जरूरी है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कोई कर्व है। अब इसकी इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगी, तो हमें पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, उसी पॉइंट पर ये टेंजेंट निकलेगी। तो यानी कि उसी पॉइंट पर हमारी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगी, मतलब डेरिवेटिव का कनेक्शन यही है कि जो स्लोप निकालेंगे हम इसमें, जो हम स्लोप निकालेंगे ना इसमें, वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम डेरिवेटिव की हेल्प से। और इसीलिए यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसीलिए मैंने नॉर्मल वाली जो हमारी स्लोप थी उसको मैंने यहाँ पर आपको टेंजेंट में कन्वर्ट करके दिखाया है, उसका रीज़न यही था। अब ऐसा करते हैं, अब आपको मैं इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी अभी सीखी थी उसको मैंने डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे किया है, y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पर एम्प्टी में स्लोप नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे डेरिवेटिव एक्स नॉट वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसका मतलब आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेम वे से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, mn का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका क्या मतलब है माइनस वन बाई एम टी। ठीक है, तो माइनस वन बाई एम टी, ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इस तरह से हम नॉर्मल की जो इक्वेशन है उसमें भी हम डेरिवेटिव का यूज़ करके उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हमें इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से वीडियो को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बताया, ठीक है, उसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके भी दिखाया और एक पॉइंट वहाँ पर क्लियर किया कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस, और टेंजेंट और नॉर्मल सेम पॉइंट पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको कुछ बताया कि उसमें हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब फिर मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, वो किस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, वो बताने की कोशिश की। अब उसके बाद मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो मैंने लिख दिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया। अब उसके बाद डेरिवेटिव कनेक्शन, मतलब इसको डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मतलब जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे एक खास पॉइंट पर, तो वो हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर मैंने डेरिवेटिव फिल कर दिया, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर, जब माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर मैंने डेरिवेटिव को फिल कर दिया। तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको एक मैपिंग और वे, मैपिंग नहीं बोलोगे आप, इसमें एक वे या थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करूंगा कि हम हर क्वेश्चन को किस तरह से देखेंगे और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपकी मैपिंग है, ये वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट है, मैपिंग, वे और थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें मैं कोई मैपिंग नहीं दे रहा, इसमें मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ। अवर क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड 3 मेन पॉइंट्स। हमारे किसी भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में 3 मेन पॉइंट्स होंगे। कर्व, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिस पर टेंजेंट या नॉर्मल बनी होगी, पॉइंट या पॉइंट्स बोल सकते हो, स्लोप। तो ये 3 मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं। वी ऑलवेज फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स, मतलब जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम ये 3 पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे कि कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, या ऐसा कुछ भी। आउट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स एनी 2 विल बी डायरेक्टली गिवन, और 1 इज गिवन, अदर इज हिंट, वाइस वर्सा, एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब मेरी लैंग्वेज है, ये जस्ट आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तीनों पॉइंट्स में से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्टली 2 पॉइंट्स तो गिवन होंगे, कोई भी, मान लो ये 2 पॉइंट गिवन, मान लो ये 2 पॉइंट गिवन है तो वो बोल देंगे स्लोप फाइंड कर दो। मान लो ये 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट फाइंड कर दो, ऐसा कुछ होगा। या कई बार ऐसा होगा, एक पॉइंट तो गिवन होगा, मान लो ये कर्व गिवन है, और स्लोप के बारे में या पॉइंट के बारे में कोई हिंट गिवन होगा, तो डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो हिंट गिवन होगा, और वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और हमें हमेशा थर्ड जो रह जाएगा उसको फाइंड करना होगा। इन दिस वे वी कैन ईजिली सॉल्व एवरी क्वेश्चन। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट बिलीव मी, जब इस चीज़ को, इस थ्योरी को जब आप क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसकी असल में वैल्यू कितनी है, ये आपको कितनी हेल्प करेगा। अब आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद हमें कुछ, मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ, मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो बड़े से बड़ा पॉइंट हो, चाहे वो छोटे से छोटा पॉइंट हो, चाहे वो आपने पढ़ा है, चाहे वो पहले आपने नहीं पढ़ा, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।